Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and welcome to MDCAT chemistry crash course. And today we are going to discuss about the reactions of alkenes. Last time we have discussed about the preparation of alkenes by using different methods, and in this lecture we are going to discuss about basically the addition reactions of alkenes. तो सबसे पहले तो मैं एल्कीन के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि एल्कीन्स की रिएक्टिविटी की वजह क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है इसे कहते हैं ईथीन। सबसे जो सिंपलेस्ट एल्कीन है उसका नेम है ईथीन। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो है वो इसमें पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कौन सा है बेटा, पाई बॉन्ड है। 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। मैं इधर डाटा इसका लिखने लगा कि इसमें आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 4, और चारों के चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एथीन में 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 1 है। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स भी 1 है। तो इसमें टोटल 6 बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल 6 बॉन्ड है, जिसमें से हमारे पास एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स है। तो ये है इथीन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब हम देखते हैं कि इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो कैसे बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो बेटा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन रहा है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सो द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। कार्बन हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बन रहे हैं, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1 s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें जो 4 सिग्मा बॉन्ड है उनमें कौन सा ओवरलैपिंग पाया जा रहा है, उसमें sp2s ओवरलैपिंग है। कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड बन रहा है इट इज फॉर्म्ड बाय द दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ pp ऑर्बिटल्स। प्योर pp ऑर्बिटल जो है हमारे पास उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज पाई बॉन्ड। बेटा ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये अनहाइब्रिडाइज्ड pp ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल है, ये एक और p ऑर्बिटल है, दोनों क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, देखिए ये पैरेलली ओवरलैप करेंगे, तो जैसे ये पैरेलली ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। तो देखिए आप यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो लूप्स की ओवरलैपिंग हो रही है, लूप्स में ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही। बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा है, एक वीक बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो हमें इस बात से पता चल रहा है कि इसमें तो 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अल्कीन्स के जो रिएक्शन होंगे वो किसकी वजह से होंगे, पाई बॉन्ड की वजह से होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक कर जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि पाई बॉन्ड जो है वो pp ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से बन रहा है, जिसकी वजह से ये वीक बॉन्ड है और ये इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इसलिए वो इजीली ब्रेक कर जाएगा और रिएक्शन जो है वो पाई बॉन्ड्स की वजह से होंगे। मैंने अभी आपसे बताया कि हम इस लेक्चर में जो है वो एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो बेटा एल्कीन जो है वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शंस देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल और द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। और इसके लिए हम कहते हैं, टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बेटा। इसका मतलब है जो हमारे पास कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ये वाला, ये क्या करेगा? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, एंड दिस रिएक्शन इज नाउन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो हमारे पास जो एल्कीन्स है वो हमें एडिशन रिएक्शंस देता है। सबसे पहले जो हमें एडिशन रिएक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ, डेट इज नाउन एज कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बेटा हाइड्रोजिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन से मुराद है कि जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारे पास जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे, दैट हाइड्रोजिनेशन इज कॉल्ड कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालाइटिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ hydrogen. What is catalytic hydrogenation? The hydrogenation in which one molecule of hydrogen is added to an alkene in the presence of catalyst, and the pressure is about 1 to 5 atm pressure. तो हमारे पास catalytic hydrogenation क्या है? When 1 mole of hydrogen is added to an alkene in the presence of catalyst, then we will get a saturated compound. प्रेशर कितना रखेंगे? प्रेशर इज अबाउट 1 to 5 atm प्रेशर। बेटा जो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन है, इसमें हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को क्या करते हैं? किसी एल्कीन में ऐड करते हैं, तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या करता है? पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। डेट आर बेसिकली एल्केन्स। एल्केन्स आर दी सैचुरेटेड कंपाउंड्स। प्रेशर हम रखेंगे 1 to 5 atm प्रेशर। तो बेसिकली ये जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनमें हीट इवॉल्व होती है। तो इस जो ये वाला रिएक्शन है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन है, इसमें भी क्या होगी? हीट इवॉल्व होगी। ये भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सो वो कह रहे हैं जी द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन एल्कीन, कि जब भी किसी हम एल्कीन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे उस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जब हम यहाँ से यहाँ पे देखें, आप हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं एल्कीन की, हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होगी दैट हीट इज नाउन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। उस हीट को हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली जो एक्सोथर्मिक से हीट आ रही है दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कह रहे हैं कि जब हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को किसी एल्कीन में ऐड करते हैं, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एल्केन। इसमें इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व हो रही है दैट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब कहते हैं एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी? दैट इज 120 किलो जूल पर मोल। सो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन फॉर 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी दैट इज 120 किलो जूल पर मोल। कि एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी हमें हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आएगी दैट इज दी 120 किलो जूल पर मोल। ये डाटा नोट करने वाला है। कैटालिस्टिक हाइड्रोजिनेशन मैंने कहा है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम जो है वो हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे ना, तो कैटालिस्ट कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? बेटा हमारे पास प्लाटिनम है, प्लाटिनम है, निकल है। बेसिकली यहाँ पे जो यूज़ करेंगे दैट इज़ रेने निकल, उसकी भी हम सेंसिस करेंगे अभी रेने निकल कैसे बनती है। तो हम प्लाटिनम और प्लाटिनम के कंपेरिजन में निकल को यूज़ करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो चीप है, सस्ती है, जबकि जो हमारे पास प्लाटिनम प्लेटिनम है दे आर एक्सपेंसिव मेटल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके पास जो सेंसिस करने जा रहा हूँ दैट इज़ द सेंसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ
रेन ए निकल। अब रेन ए निकल कैसे बनती है ये आपने देखना है। अभी सबसे पहले तो हम इससे देखेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजनेशन के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे डेट इज़ रेन ए निकल। तो हमारे पास है निकल एल्यूमिनियम अलॉय। निकल एल्यूमिनियम अलॉय में हमने कास्टिक सोडा डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हमने वाटर ऐड किया। तो हमारे पास जो बन रहा है डेट इज़ नोन एज रेन ए निकल। यहाँ से रेन ए निकल आ जाएगा, साथ में सोडियम एल्यूमिनियम O2, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। देखिए ये हमारे क्या किया, रेन ए निकल की फॉर्मेशन। रेन ए निकल किस में यूज़ होगी? हाइड्रोजिनेशन में, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में। बेसिकली कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, जब रेन ए निकल जो है उसको हम एज अ मेटल यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो मेटल ही है। तो मेटल पे जाके क्या करेगी, हमारी हाइड्रोजन अब्जॉर्ब हो जाएगी। जब हाइड्रोजन अब्जॉर्ब हो जाएगी तो जब हम एल्कीन ऐड करेंगे तो एल्कीन क्या करेगा, वो कोलाइड करेगी जाके मेटल की सरफेस पे, वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारे पास कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। आई थिंक बात समझ आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ पे हमने रेन ए निकल की सिंथेसिस कर ली है। फर्दर हम इसे देखते हैं कि हमारे पास कैसे जो है वो रेन ए निकल जो है एज अ कैटलिस्ट हम अब रेन ए निकल को यूज़ करते हुए कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे। बेटा हमारे पास सपोज करें कोई एल्कीन है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैं यूज़ कर रहा हूँ रेन ए निकल। टेम्परेचर जो है वो मैंने रखा हुआ है ऑलमोस्ट 200 सेल्सियस। तो क्या होगा, ये जो पाई पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा बेटा, क्लीव करेगा। जब पाई पाई बॉन्ड क्लीव करेगा तो हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजिनेशन। क्या होगी, हाइड्रोजिनेशन। तो हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये वाली, ये जो हाइड्रोजिनेशन करवाने से आई है रेन ए निकल के प्रेजेंस में, तो ये सिन एडिशन होगी। सिन एडिशन से क्या मुराद है, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखने जा रहा हूँ कि कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन इज सिन एडिशन। सिन एडिशन किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास सेम साइड पे जाके हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। देखिए ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं तो ये क्या होगी, सिन एडिशन। सिन एडिशन कहते हैं अगर हमारे पास जो हम रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजिनेशन के बाद जाके जो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में वो सेम साइड पे जाके ऐड हो रही है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सिन एडिशन। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन इज अ सिन एडिशन रिएक्शन। सिन एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर मैं कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मेरे पास CH3 है, यहाँ से CH है, यहाँ से CH, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से CH2 है, यहाँ से CH3 लगा हुआ है और हम इसकी करवाते हैं हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 सेल्सियस टेम्परेचर। निकल के प्रेजेंस में 200 सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो ये बेटा जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, क्लीव कर जाएगा। पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, क्लीव कर जाएगा, टूट जाएगा और हमारे पास होगी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से CH3, यहाँ से C, यहाँ से CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दूसरी हाइड्रोजन। बेटा देखिए जब हम हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं एल्कीन की तो प्रोडक्ट बन रही है सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे एल्केन बन रहा है, यहाँ भी आपके पास एल्केन बन रहा है, यहाँ भी आपके पास एल्केन बन रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में मैंने क्या डाला, मैंने फिर इसमें रेन ए निकल डाली और इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाई एट अबाउट 200 सेल्सियस टेम्परेचर। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज़ कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन। बेसिकली यहाँ पे 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन के यूज़ हुए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं। एक डबल बॉन्ड को क्लीव करने के लिए 2 हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड है, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं 3 का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए। तो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। तो ये था हमारे पास कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो ये एक सिन एडिशन रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड क्लीव करता है और हमारे पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। देखिए ना, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया, 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं। यहाँ भी देखें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड क्लीव किया, 2 कार्बन हाइड्रोजन न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव किया और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। एक रिएक्शन हमने एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लें आप।
नेक्स्ट जो है हमारे पास डेट इज नाउन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। सेकंड जो मेरे पास रिएक्शन है डेट इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। या आप इसको हैलोजन एसिड भी कह सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड और हैलोजन एसिड। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हम इसे हैलोजन एसिड क्यों कहते हैं। देखिए मेरे पास ये एक हाइड्रोजन है जिसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब हैलोजन जो है दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव में लगा देता हूँ, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। बेसिकली ये क्या करे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। तो हमारे पास जो हैलोजन्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगी। जैसे ही हम कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, कोई बेस ऐड करेंगे तो ये फ़ौरन से क्या करेगी, रिमूव हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज जो इजीली प्रोटॉन देते हैं दे आर कॉल्ड एसिड्स। दैट्स वाई हम जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स को हाइड्रोजन एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताता जाऊं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन हैलाइड्स। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, देन हाइड्रोजन क्लोराइड है, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब आप पूछे सर जी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने कैसे डिसाइड किया। देखिए बेटा हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये हैलोजन आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली जो आयोडीन है इसका साइज़ बहुत बल्कि है। ग्रुप में आप देखेंगे तो सबसे नीचे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर नीचे जाके आयोडीन है। साइज़ बल्कि है, साइज़ बल्कि होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी भी अच्छी खासी है। तो ये जो बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। और जो बॉन्ड है ये का हाइड्रोजन और हैलोजन का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। तो ये वीक बॉन्ड है तो जल्दी ब्रेक कर जाएगा, डेट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। लिख लें ये भी अपने पास कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का, डेट्स वाई ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, क्योंकि जो हमारे पास फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोरीन का साइज़ है वो भी छोटा है, बॉन्ड लेंथ काफ़ी कम है। तो बॉन्ड लेंथ कम है मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करेगा। डेट्स वाई जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, देन हाइड्रोजन क्लोराइड है, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन्स। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे इथीन है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ हाइड्रोजन हैलाइड। सपोज आई विल टेक हाइड्रोजन क्लोराइड, देन क्या होगा, हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। एक ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्लीव करेगा, एक साइड पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरी साइड पे जाके हैलोजन लग जाएगा। ये तो थी सिमेट्रिकल एल्कीन की बात। अब कुछ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स भी होती हैं, जैसे कि मेरे पास हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसमें HCl ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकव्स रूल। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन दैट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मार्कोनिकव रूल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मार्कोनिकव रूल, तो मार्कोनिकव रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल
जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को, जैसे यहाँ पे हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है हाइड्रोजन क्लोराइड, जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे, जैसे ये मेरी एल्कीन जो है ये अनसिमेट्रिकल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड पे जो है मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन है, एक साइड पे हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन है, तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जब भी किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है, जैसा यहाँ पे हमारा HCl था तो Cl हमारा था नेगेटिव चार्ज उसका, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन दैट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो एल्कीन की अनसिमेट्रिकल एल्कीन की उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होगी। दोबारा सुन ले, जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे, जैसे मेरे पास ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसको मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड किया है, तो ये था जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे तो आपका जो रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास, एल्कीन के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन दैट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज नोन एज मार्कोनिकव्स रूल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हैं, इसके पास तीन है, तो सबसे कम हाइड्रोजन थी इस वाली कार्बन के पास, दैट वाई जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वो ये बन रहा है 2-क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन दैट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज नोन एज मार्कोनिकव्स रूल। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सपोज करें मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करता हूँ किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड किया, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे दो फैक्ट्स होंगे, एक है पेरोक्साइड इफेक्ट, एक में हम पेरोक्साइड ऐड करेंगे, एक में पेरोक्साइड ऐड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट मैं देखता हूँ जिसमें मैं पेरोक्साइड ऐड कर रहा हूँ, एक रिएक्शन है उसमें मैंने पेरोक्साइड ऐड किया, दूसरे में मैंने नो पेरोक्साइड, एक में मैंने पेरोक्साइड ऐड नहीं किया। अब क्या होगा, जिसमें हमने पेरोक्साइड ऐड किया था उसमें लगेगा एंटी मार्कोनिकव्स रूल, वहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनिकव्स रूल। एंटी मार्कोनिकव्स रूल क्या होगा, मार्कोनिकव्स का उल्ट, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन दैट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, के हमारे पास जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ बेटा जब हम पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास लगेगा एंटी मार्कोनिकव्स रूल, एंटी मार्कोनिकव्स रूल। एंटी मार्कोनिकव्स रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन दैट हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CH है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास दो हाइड्रोजन है, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से Br और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। पेरोक्साइड अगर हम ऐड नहीं करते देन इट फॉलोज द मार्कोनिकव्स रूल, देन ये जो है वो मार्कोनिकव्स रूल को ही फॉलो करेगा कि जो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, दैट इज़ दिस वन, ये वाली जो कार्बन है इसके पास जाएगा रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से CH3 और यहाँ से Br, तो ये है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकव्स रूल प्रोडक्ट बन रही, और ये जो बन रही है ये बन रही है एंटी मार्कोनिकव्स रूल के अकॉर्डिंग, इसमें हमने पेरोक्साइड ऐड किया हुआ है। तो बेटा हमारे पास जो है व्हाट इज़ पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, कि जब हमने जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्ट करवाया है एल्कीन के साथ, जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकव्स एडिशन, के हमारे पास जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट था, जैसे कि यहाँ पे ब्रोमाइड आयन था, वो कहाँ पे जाके रिएक्ट किया है, उसने जो है वो उस कार्बन के साथ जाके रिएक्ट किया है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से, दिस इज़ नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। लेकिन ये जस्ट आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में मिलेगा,
ये मैं रीज़न आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ये इफेक्ट अकेले क्यों मिलता है। मैंने पेरोक्साइड इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी है कि जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ऐड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो एंटी मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग बनती है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने ये जो अभी डिस्कस की है रिएक्शन, इसमें आपने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट। अब नीचे में देखिए हमने पेरोक्साइड ऐड नहीं किया तो हमारे पास मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रही है। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास किया जिसके पास हाइड्रोजन कम थे। पेरोक्साइड इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। पेरोक्साइड इफेक्ट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग बनती है इंस्टेड ऑफ के वो मार्कोनिकव्स के अकॉर्डिंग बने। पेरोक्साइड क्या होते हैं, जैसे कि आपने सिंपली बहुत कॉमनली देखा होगा H2O2, बेटा इसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज़ आल्सो पेरोक्साइड। इस तरह हम कोई भी जो है वो पेरोक्साइड ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास हो R2O2, दैट इज़ एनी R2O2 जो कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये मैंने जो R2O2 लिखा, R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो R2O2 मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। अब बेटा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अगर मैं लिखूँ इसको R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड R, और मैं क्या करूँ इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊँ, तो मेरा बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। या ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे कहते हैं होमोलाइसिस। होमोलाइसिस का मतलब होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को हम बिल्कुल सेंटर से तोड़ें, एक रेडिकल इसके पास जाएगा, एक रेडिकल इसके पास जाएगा, ऐसे ही है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, तो हमारे पास जो बन रहा है डेट इज़ 2RO रेडिकल। ये हमारे पास क्या बन रहा है, पेरोक्साइड का रेडिकल बन रहा है। अब ये रेडिकल बन रहा है, फर्दर ये क्या करता है, देखें ये जो रेडिकल बना है हमारे पास, ये क्या करता है, ये ब्रोमीन रेडिकल रिजनरेट करता है। क्या करता है, ब्रोमीन रेडिकल। देखिए ये RO रेडिकल था, इसमें जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड डालते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो गया, अगेन होमोलाइसिस हुई। अब जो ये हाइड्रोजन रेडिकल है ये क्या करता है, ये जाके बॉन्ड बनाता है इस वाले रेडिकल के साथ, और हमारे पास बनता है ROH, साथ में बनता है ब्रोमीन रेडिकल। बेटा ये बन रहा है ब्रोमीन रेडिकल, क्या बन रहा है, ब्रोमीन रेडिकल। अब ये ब्रोमीन रेडिकल क्या करता है, इसी तरह हमने जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली थी उसकी बात कर लेते हैं। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में भी मैं सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलाइसिस करवाता हूँ तो ये वाला बॉन्ड क्लीव करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यहाँ भी बेसिकली क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स एंड दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, चुटकियों में रिएक्ट करेगा। अब होता क्या है, ये जो ब्रोमीन रेडिकल है नेक्स्ट ये कहाँ बॉन्ड बनाता है। अब ये देखें इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ पे बॉन्ड बनाए या फिर इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाए। लेकिन होता क्या है, ये जो मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना बेटा, ये एक बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस है, ब्लॉक्ड है। ये आप सिंपली कह लें कि ये साइड ब्लॉक्ड है, मिथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, उसने इस साइड को कवर अप किया हुआ है, तो ब्रोमीन जो है वो इस साइड से पे जाके जुड़ने के बजाय इस साइड पे जाके रिएक्शन करता है, और यहाँ से जाके रिएक्ट करता है इस वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। तो ये जो रेडिकल है हमारे पास, ये वाला, ये क्या करता है बेटा, ये इस वाले रेडिकल से रिएक्ट करता है। जब ये इस वाले रेडिकल से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल, CH2, और ये Br ने जाके बॉन्ड बना लिया इसके साथ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब ये रेडिकल, अभी फिर भी ये रेडिकल है, मैंने अभी बताया कि रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज।
इसको भी मैंने होमोलाइसिस करवाई, यहाँ से क्लीव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, हाइड्रोजन रेडिकल बना, साथ में Br रेडिकल बना। अब ये जो हाइड्रोजन रेडिकल है ये क्या करता है, इसके साथ जाके बॉन्ड बनाता है, और अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है डेट इज CH3 CH2 CH2 Br, डेट इज नाउन एज प्रोपाइल ब्रोमाइड, डेट इज नाउन एज प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनी है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकस रूल। नेगेटिव पार्ट ये जन का उस कार्बन के पास क्या है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस इफेक्ट को कहते हैं बेटा पैरोक्साइड इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहते हैं पैरोक्साइड इफेक्ट, और ये जस्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड में पाया जाता है, बाकियों में हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोराइड में नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन आयोडाइड में नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन फ्लोराइड और क्लोराइड में इसलिए नहीं पाया जाता कि उनमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उनमें होमोलाइसिस नहीं होती। हाइड्रोजन आयोडाइड में हो जाती है होमोलाइसिस, लेकिन आयोडीन फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ा है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे, तो उसके रेडिकल्स कितने रिएक्टिव होंगे, तो आयोडीन रेडिकल दूसरे आयोडीन रेडिकल से रिएक्ट करके, देखिए ऐसे समझ लें, आयोडीन रेडिकल किसी दूसरे आयोडीन रेडिकल से फ़ौरन रिएक्ट करके, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, क्या बना देगा, आयोडीन बना देगा। दैट्स वाई ये जो पैरोक्साइड इफेक्ट में, जो इसके ऊपर पैरोक्साइड इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये जस्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐसा है जो पैरोक्साइड इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ तक आपके पास मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट एक लेक्चर में एक एग्जांपल आपको दे के हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। मेरे पास सपोज करें ये क्या हो, 2 पेंटीन, 1 2 3 4 ये 5 ऐसे, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है 2 पेंटीन। बेटा 2 पेंटीन में जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करोगे ना, 2 पेंटीन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड कह लें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो भी हैलोजन हैलाइड आप ऐड करते हैं, तो क्या होता है, पाई बॉन्ड क्लीव करता है। पाई बॉन्ड क्लीव करेगा, 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, CH, यहाँ से CH, यहाँ से CH3, एक दफ़ा क्लोरीन यहाँ से जाके लग जाए। देखें ना, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास चला जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास चला जाए, क्योंकि दोनों के पास इक्वल हाइड्रोजन है। एक आइसोमर तो आपके पास ये वाला बनेगा, दूसरा आइसोमर कौन सा बनेगा, देखिए ज़रा, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार यहाँ पे जाके जुड़ा, दूसरी बार आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, क्लोरीन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो ये दोनों आइसोमर इक्वली आपके पास बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कार्बन, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 इक्वल आइसोमर्स बनेंगे 2 पेंटीन के केस में। स्क्रीन शॉट ले लें आप यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है डेट इज़ सल्फोनेशन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन, या आप कह लें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन में वाटर की एडिशन, हाइड्रेशन, जैसे हमने कल डिस्कस किया था डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन किसे कहेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। बेटा हाइड्रेशन किसे कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर, इसे कहते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कहते हैं। इसको आप कहते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, भी इस रिएक्शन का नाम है, इस एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एल्कीन, इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स भी कहते हैं। बेसिकली इसमें वाटर की एडिशन हो रही होती है। लास्ट टाइम हमने जो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन की सिंथेसिस की है। अब ये जो दोनों रिएक्शन है ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। टेम्परेचर कम होगा तो एल्कोहल एल्कीन से एल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास एल्कीन, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो एल्कोहल से एल्कीन बनना स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो हमारे पास एल्कीन से एल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एट लो टेम्परेचर जो है, एट लो टेम्परेचर कोल्ड कंसेंट्रेटेड H2SO4 हम रिएजेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे दोनों रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में हो रहे हैं। टेम्परेचर कम होगा तो अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाएगी और ज़्यादा होगा तो एल्कीन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
H2SO4। तो मेरे पास ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, कोल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। देन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब प्रोटोनेशन हो गई है, तो यहाँ पे जाके सपोज करें प्रोटोनेशन हो गई है, हाइड्रोजन इसने ले लिया, देन क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। बेटा इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। देखें ना, इसकी इक्वलेंसी फ्री होगी, कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, साथ में क्या बनेगा आपके पास O नेगेटिव SO3H। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, जैसे ये इस पर अटैक करेगा वी विल गेट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, OSO3H, इसको लिखते हैं OSO3H, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, इसमें हम 100 सेल्सियस पे क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। ये हमारे पास बन रहा है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें मैं क्या करूँ, वाटर ऐड करूँ, कितने पे, 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे। क्या होगा, अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, साथ में H2SO4 क्या हो गया बेटा, रीजनरेट हो गया। तो बेटा ये क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो हमने पढ़ा कि जब हम एल्कीन्स की हाइड्रेशन करते हैं तो इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ अल्कोहल, दैट इज़ अल्कोहल। सॉरी ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर, अल्कोहल, ठीक है। बट एट लो टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, अल्कोहल से एल्कीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज नाउन एज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। बेटा हमने जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी उसमें मैंने कहा था ये सिन एडिशन है, कि जो हम रिएजेंट ऐड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में सेम साइड पे जाके अटैच होगा। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, एंटी एडिशन रिएक्शन है बेटा, एंटी एडिशन है, मतलब जो हमारे पास ब्रोमीन्स हैं या कोई भी हैलोजन है वो क्या करेगा, ऑपोजिट पोजीशन पे जाके अटैच होगा। इट इज़ एन एंटी एडिशन रिएक्शन। तो सपोज करें मेरे पास ये एक एल्कीन है और इस एल्कीन की हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो प्रोडक्ट क्या बनती है, ट्रांस 1,2 ट्रांस, इसको हम लिखेंगे ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इथेन कहते हैं जिसके साथ 2 कार्बन है, ठीक है। ट्रांस है क्योंकि एक ब्रोमीन इस साइड पे है, दूसरा इसकी ऑपोजिट साइड पे एंटी पोजीशन पे है, तो ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। बेसिकली ये अनसैचुरेशन, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए करते हैं, कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन है या कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन डालेंगे तो हमारे पास जो ब्रोमीन का रेड कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। लिखने लगा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे रेड कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज, अगर कोई एल्कीन प्रेजेंट होगी। अगर हमारे पास रिएजेंट एल्कीन होगा तो ब्रोमीन का रेड कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। इट टेल अस अबाउट द अनसैचुरेशन ऑफ अ कंपाउंड की अनसैचुरेशन हम डिटेक्ट कर लेंगे कि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ये भी लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये वाला रिएक्शन होगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि जो डाई हैलाइड्स बन रहे हैं ना हमारे पास, ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। पहले हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन करवाता हूँ। मैकेनिज्म इसका देखें बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इसमें हमने डाला ब्रोमीन। अब आप कहेंगे सर जो ब्रोमीन है Br सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो तो नॉन पोलर है और आपने कहा था कि एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन को अप्रोच करेंगे, जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन को अप्रोच करेंगे तो उसके ऊपर इंड्यूस्ड डायपोल आ जाएगा। फर्जी तौर पे क्या करेंगे, जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स जाके अटैक करना स्टार्ट करेंगे ब्रोमीन पे, वहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिनके ऊपर जो है वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव हल्का सा आ जाएगा जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इसे अप्रोच करेंगे। जैसे ही इसने अप्रोच किया तो एक के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, एक के ऊपर डेल्टा इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस हुआ, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये ब्रोमीन ले लेगा और हमारे पास जो है वो कार्बोकेटाइन बनेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से Br और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, साथ में Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन निकल गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कार्बोकेटाइन 3C। क्या कहते हैं इसको? 3C, C3 कह लें। क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्लासिकल कार्बोकेटाइन and the classical carbocations are highly unstable as compared to non-classical carbocations। ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये बन रहा है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और इसके कंपैरिजन में जो हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो क्या होगा? स्टेबल होगा। देखिए ब्रोमीन के पास लोन पेयर्स पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं ना, तो ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर इसे डोनेट करेगा। जब ये अपने लोन पेयर इसे डोनेट करेगा तो ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से Br पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये जो कार्बोकेटाइन है इसे कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और ये स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब सेकेंडली हमारे पास पड़ा हुआ है Br नेगेटिव, वो क्या करेगा? अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। क्या करेगी? रिंग खुल जाएगी, रिएक्शन होगा, रिंग खुल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन ले लेगा। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास ट्रांस, क्योंकि यहाँ भी हो रही है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन होगी तो प्रोडक्ट बनेगी ट्रांस। वी विल गेट ट्रांस डाइब्रोमो इथेन, और ब्रोमीन का कलर हो जाएगा डिस्चार्ज। हमें पता चल जाएगा हमारा रिएक्टेंट में जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते, मैंने कहा था बेटा ये रिएक्शन जो हो रहा है रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, ये जो डाइहेलाइड्स, इसे हम कहते हैं वेसिनल डाइहेलाइड्स। क्या कहते हैं? वेसिनल डाइहेलाइड्स। वेसिनल का मतलब क्या होता है? वेसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन पे, कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आपके पास दो सिमिलर ग्रुप्स लगे होते हैं तो हम उसे कहते हैं वेसिनल पोजीशन। तो ये दो वेसिनल एडजेसेंट पोजीशन है, इन्हें कहते हैं वेसिनल डाइहेलाइड्स। एंड वेसिनल डाइहेलाइड्स आर हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, हाईली अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जो वेसिनल डाइहेलाइड्स है वो हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। देन क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ? अब मैं करने जा रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाने जा रहा हूँ। मैं टेम्परेचर को 400 से लेके 600 सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन, एट 400 to 600 सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास प्रोडक्ट वेसिनल डाइहेलाइड्स नहीं बनेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट वेसिनल डाइहेलाइड नहीं बनेगी। समझे बात को? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दैट इज नोन एज 1 प्रोपीन। इसकी हमने करवाई बेटा क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट। प्रोडक्ट बनी मेरे पास CH2, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से CH, यहाँ से डबल बॉन्ड CH2, साथ में बन गया HCl। ये जो प्रोडक्ट बन रही है इसे मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बन रही थी बेटा, ये बन रही थी हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट।
ये बन रही थी एडिशन प्रोडक्ट, और वो जो बनी है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एडिशन रिएक्शन की फेवरेबिलिटी कम हो जाएगी और हमारे पास एडिशन के कंपैरिजन में सब्स्टिट्यूशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। इसके मैकेनिज़्म की अगर मैं बात करता हूँ, मैकेनिज़्म की अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके, तो वो होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। जैसे हमने पेरोक्साइड इफेक्ट में देखा था कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी करवाई होमोलाइसिस। क्या करवाई? सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलाइसिस। एक ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स। CH2 रेडिकल प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में बनेगा हाइड्रोजन रेडिकल। दूसरी जो हमारे पास स्पीशीज थी दैट इज़ क्लोरीन, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से क्लीव, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, H-म्यू। सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलाइसिस हुई, सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, सेंटर से बॉन्ड टूटेगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब क्या होगा? दो फ्री रेडिकल है, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके करेगा इसके साथ रिएक्ट और प्रोडक्ट बनेगी ये वाली, ओके। दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो है वो दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से जाके मिलेगा, जब ये मिलेगा देन वी विल गेट HCl। ये ले, यहीं पे बात खत्म हो गई है। मैकेनिज्म हम देख रहे थे, मैंने कहा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। होमोलाइसिस करवाई, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स बने हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन रहा है, साथ में ये वाला रेडिकल बन रहा है, रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़। तो ये जो रेडिकल बन रहा है ये दूसरे क्लोरीन रेडिकल से जाके कंबाइन करेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। जिस तरह से जो क्लोरीन रेडिकल दूसरा है वो दूसरे हाइड्रोजन रेडिकल से रिएक्ट करके HCl बना देगा, क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर 400 to 600 सेल्सियस है तो प्रोडक्ट होगी सब्स्टिट्यूटेड इंस्टेड ऑफ एडिशन। ये था हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन। लास्ट है हमारे पास हाइपोहेलस एसिड की एडिशन, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। एडिशन ऑफ hypohalous acid, halo alcohol, or we can call it as halohydrins। तीन नाम है, हाइपोहेलस एसिड भी कहते हैं, हेलोहाइड्रिन्स भी कहते हैं, हेलो एल्कोहल्स भी कहते हैं। तो हाइपोहेलस एसिड बेसिकली क्या होता है, ये मेरे पास है जो है, इसे हम कहते हैं बेटा हाइपोहेलस एसिड, HOX। कैसे बनता है? एक्वस सॉल्यूशन। जब हम हेलोजन को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, HOX, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, साथ में हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ये जो बन रहा है इसी को हम कह रहे हैं हेलोहाइड्रिन कह रहे हैं, इसी को हेलो एल्कोहल कह रहे हैं, इसी को हम हाइपोहेलस एसिड कह रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पे जो मेरे पास है ये हेलोजन है, तो हमारे पास जो है बेसिकली ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके रिएक्टिव्स होते हैं, इफेक्टिव रिएक्शंस देते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो ये ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ से जो है इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे जो हेलोजन है, ये यहाँ कोई ब्रोमीन है या क्लोरीन है, तो सपोज करें मेरे पास ये HOB आ रहा है, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। यहाँ भी क्या लगेगा, मार्कोनिकव्स रूल। एल्कीन ले आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
डालें इसमें आप HOBr, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्या होगा, पाई बॉन्ड क्लीव करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन दैट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ से जाके लगाएं OH, यहाँ से जाके लगाएं Br, इसी को तो हम कह रहे हैं, इसको आप ब्रोमोहाइड्रिन कह लें क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकव रूल। एडिशन किसके अकॉर्डिंग हुई बेटा, मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग हुई है। मैकेनिज़्म दिखा दूँ आपको इसका, मैकेनिज़्म कैसे होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं। तो हम डाल रहे हैं इसमें HOBr, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव साइड पे अटैक करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से Br लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो O नेगेटिव यहाँ से आएगा ना, यहाँ से वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जब वो इस पे अटैक करेगा, यहीं पे कर दूंगा, जब वो इस पे अटैक करेगा तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ से CH2 और यहाँ से Br। बन गया ना हेलोहेड्रन, बना कि नहीं बना, बन गया। दिस इज नाउन एज ब्रोमोहाइड्रोजन आप कह सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास जो बन रहा है, इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब सॉरी, यहाँ पे हेड्रिंग, एप्लीकेशन क्या है इसकी बेटा, देखिए मेरे पास जो बनते हैं ना हेलोहेड्रिन्स, लाइक मैं इथीन की अगर उसमें हेलो एसिड ऐड करता हूँ, हैपोहेलिस एसिड ऐड करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हमने डाला HOBr, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिखो इसे, ठीक है। यहाँ से CH2, यहाँ से CH, इसे कहते हैं इथाइल, ये भी एक हमारे पास हेलोहेड्रन है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बेस ऐड कर देता हूँ, सपोज करें मैं इसमें डाल रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट, ऐसे ही होते हैं ना सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अब ये जो नेगेटिव है ये करेगा इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा ना, तो क्या बनेगा CH2, यहाँ से O पे नेगेटिव, यहाँ से CH2, यहाँ से Cl। देखिए ये वाला सोडियम क्या करेगा, नेगेटिव के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव सोडियम आ जाएगा, बनेगा साथ क्या HOC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में सोडियम। बेसिकली ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इससे, ये क्या करेंगे नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन साहब ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट इपोक्साइड, इथाइलिन इपोक्साइड, ये बन गया ना। अब आप कर दें इसकी डिल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, जैसे ही आप इसकी डिल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज़ नाउन एज इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, और ये हमारे पास जो है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बहुत ही अच्छा क्या है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, क्या है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल बन रहा है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, उसको हम
हेलोहेड्रिन से सेंथिसाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट।